आज जो हमारे मुख्य वक्ता हैं श्री रवि मोर जी, मैं उनसे विनती करूंगा कि वो आपका मार्गदर्शन करें। मंचस्थ श्री सवैतुल जी, श्री गजबीर जी, भारतीय विचार मंच के महामंत्री श्री सुनील जी किटकरू, अन्य प्रमुख व्यक्ति इस सभा में उपलब्ध और जिन्होंने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई है, आप सभी के कारण इस सभा का महत्व और बढ़ गया है। आज का दिन भारतीय संविधान को उसको याद करने का, उसको प्रस्तावना का पठन कर कर उसमें दिए हुए विचारों का अंगीकृत कर समाज को एक बेहतर समाज कैसे बनाया जा सकता है, इसका प्रण करने का आज ये दिन। और आज इस सभा में सभी जो उपस्थित हुए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। सभी को संविधान दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, भारत का संविधान ये भारत का धर्म ग्रंथ है। भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकों धर्म, संस्कृति, परंपरा, बोली भाषा, खान पान, रहन सहन, ये बहुत विभिन्न प्रकार का। ऊपर नॉर्थ में देख लीजिए, कश्मीर में जो व्यक्ति रहते हैं और जो साउथ में रहते हैं, सभी का खान पान अलग है, बोल भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, रूप रंग अलग है। आप वेस्ट और ईस्ट देख लीजिए, जो रेगिस्तान में वेस्ट में रहते हैं या जो ईस्ट में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, कोई मेल मिलाप नहीं दिखाई देता। और ऐसे एक विभिन्नताओं से भरे हुए देश में अगर कोई एक ऐसा सूत्र बनाना है जो संपूर्ण देश को एक रखे, संपूर्ण देश को एक दिशा में आगे बढ़ाए, सभी व्यक्तियों की चिंता कर उनका संपूर्ण विकास कैसा हो, इसकी जिम्मेदारी ले, इतने कठिन कार्य को जब करना था तो संविधान सभा की हमने घोषणा की। 9 दिसंबर 1946 भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा के पूर्व ही संविधान समिति की घोषणा हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 9 दिसंबर 1946। और इस संविधान सभा में शुरुआत में तो 400 प्रतिनिधि थे करीब करीब, लेकिन जब भारत के विभाजन हुआ और 2 देश होना तय हो गए तो फिर करीब 300 प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में अपना योगदान दिया और अथक परिश्रम, निस्वार्थ परिश्रम, अपनी संपूर्ण बुद्धि, अपना समय सब दिया ताकि भारत के लिए एक कॉमन सूत्र, एक धागा ऐसा बन सके कि जो सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ सके। और मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि आज 75 वर्ष पूरे हो गए और इसी संविधान ने भारत को आज एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अनेकों देश हमारे बाद भी आजाद हुए, उनके भी संविधान बने, लेकिन वो बिखर गए। आज उनकी उतनी तरक्की नहीं हुई जितनी हमारी हो रही है। तो इसका श्रेय जाता है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान जो इस देश के 140 करोड़ लोगों का ध्यान रखता है, इसको बनाने में अनेक महानुभावों ने अपना योगदान दिया। और उसमें भी अगर हमें किसी एक व्यक्ति का नाम लेना पड़े कि जिनका योगदान सबसे अधिक माना जाता है, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो है हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। अब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, अगर ये आपको जानना है, समझना है, तो संविधान सभा के जो सेशन हुए, टोटल 11 सेशन में संविधान सभा बैठी, उसमें से 6 जो थे वो तो भारतीय संविधान की क्या ऑब्जेक्टिव और रीजनिंग हो, कौन से मूल्यों पर भारत का संविधान बने, इसमें निकल गए। और उसके बाद जो जो कमिटीज बनी थी उनके रिपोर्ट्स डिस्कशन हुए। बचे हुए सेशन नंबर 7 से लेकर 11 में जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसके ऊपर चर्चा हुई।
और ये जो भी चर्चा होती थी, जिस भी आर्टिकल पर चर्चा होती थी, जिस भी अमेंडमेंट पे चर्चा होती थी, उसका अंत कैसे होता था, चर्चा का विराम कैसे मिलता था। तो अंत में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने विचार रखते थे। जस्ट लाइक अ प्रिंसिपल ऑफ अ कॉलेज, वो सभा को उसका निचोड़ बताते थे और उनके विचारों के साथ ही उस विषय पर की चर्चा का समापन हो जाता था। इसीलिए हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक, उसके फादर कहते हैं। तो इतनी बुद्धिमत्ता, इतने विचार और इतना सुंदर संविधान जो इतने विविधता वाले देश को भी एक सूत्र में बांध रखे, ये जब उन व्यक्ति, उस महानुभाव ने बनाया तो उनके क्या विचार रहे होंगे, इसका अगर प्रतिबिंब हमें देखना है तो उनका संविधान सभा में दिया हुआ अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को एक रिजोल्यूशन संविधान सभा में आता है। एक लाइन का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर रखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एज प्रिपेयर्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। एक लाइन का रिजोल्यूशन, और उस रिजोल्यूशन को पास करने के लिए चर्चा शुरू होती है 25 नवंबर को। चर्चा में अनेक लोग भाग लेते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं। संविधान सभा एक लाइवली हाउस था और इसलिए अंतिम रिजोल्यूशन पर भी चर्चा होती है और चर्चा का समापन एज यूजुअल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भाषण से होता है। और उन्होंने उस दिन जो विचार रखे उसी को हम एक मार्गदर्शक तत्व समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान को भविष्य में जब भी हमें इंटरप्रेट करना पड़े, अर्थघटन करना पड़े, तो इस भाषण का ध्यान रखना चाहिए कि उसके निर्माताओं के क्या विचार थे, किन विचारों को लेकर, किन दृष्टि को लेकर, किस दृष्टि को लेकर इस संविधान को बनाया गया। तो जब आज के इस कार्यक्रम के विचारों को चर्चा करने की बात हुई कि संविधान का दिन हम यहाँ पर समारोह मनाने जा रहे हैं, तो भारतीय संविधान के तो अनेक पहलू है, अनेक विशेषताएं हैं। तो भारतीय संविधान के किस पहलू पर चर्चा की जाए, तो एक विचार निकला कि 25 नवंबर 1949 का संविधान सभा में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का दिया हुआ भाषण, उसकी ही चर्चा अगर यहाँ पर हो जाए तो हमें एक मार्गदर्शन मिलेगा कि भारतीय संविधान को किस प्रकार से देखा जाए। अनेकों भाषण में जहां पर भी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों की बात होती है, जहां पर भी भारतीय संविधान की बात होती है, 25 नवंबर को संविधान सभा में दिया हुआ डॉक्टर साहब का भाषण हमेशा याद किया जाता है। तो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस भाषण को, और उस भाषण में कितने अंग है, कौन कौन से हिस्से हैं और किस किस प्रकार से विचारों को उन्होंने यहाँ पर रखा। एज यूजुअल भाषण जो था संविधान को स्वीकार करने का भाषण था। तो इसकी शुरुआत डॉक्टर बाबा साहब ने, क्योंकि वो संविधान सभा की उस दिन की चर्चा सुन रहे थे और कुछ माननीय सदस्यों ने संविधान को बनाने वाली संविधान समिति पर भी आक्षेप उठाया था, तो उन्होंने अपने भाषण के पूर्व 2 शंकाओं का निराकरण करने का सोचा कि इस संविधान सभा में 2 बातों के आरोप हम पर लगाए गए। पहली बात है कि भारतीय संविधान बनाने में बहुत देरी लगी, और दूसरी कि भारतीय संविधान की क्वालिटी बहुत अच्छी। देखो, संविधान सभा इतनी ओपन थी कि आप अंतिम दिन भी अपने विचार रख सकते। तो डॉक्टर नजीरुद्दीन अहमद जी, जिन्होंने ये 2 बातें प्रमुख रूप से रखी थी, डॉक्टर बाबा साहब ने पहले उसका उत्तर देना तय किया और उन्होंने सबसे पहले कहा कि भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन लगे हैं, और आज उसका निचोड़ आप सबके सामने है। भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स है और 8 उसके शेड्यूल है उस समय। तो इसमें इतना समय लगा, ऐसा हम पर आरोप लगता है कि व्हेन रोम वाज बर्निंग नारो वाज फीडिंग, ऐसा उन्होंने उसको कहा कि हम मजे कर रहे थे जब देश में संविधान की आवश्यकता थी। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और साउथ अफ्रीका, इनके संविधान बनाने में कितना समय लगा। उन्होंने बताया कि इन सभी देशों के संविधान बहुत छोटे हैं,
अमेरिका का संविधान मात्र 7 आर्टिकल का है, कनाडा का 146 का है, साउथ अफ्रीका 153 है और 127। तो ये चारों देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत संक्षिप्त है, उनमें इतनी विविधता नहीं है। ये देश में एक यूनिफॉर्मिटी है और उनके ये छोटे छोटे संविधान बनाने में भी करीब करीब 2 वर्ष और कुछ एक संविधान में तो 9 वर्ष का समय लगा। तो हमें जो समय लगा है वो एक विस्तृत डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें 395 आर्टिकल्स है और भारत में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या अधिकार होंगे, वही नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट की कैसी रचना होंगी, वहाँ का लेजिस्लेचर, वहाँ का एग्जीक्यूटिव, वहाँ की जुडिशरी, इसकी भी विस्तृत जानकारी हमने इस संविधान में दी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के आरोप ये मिथ्या है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, ऐसा उन्होंने उसका जवाब दिया। बहुत कम समय में हमने बहुत अच्छा प्रयास किया। दूसरा आरोप क्वालिटी की बात जब आई तो उन्होंने डॉक्टर नजरुद्दीन अहमद साहब इनको कहा कि इनके जो कमेंट्स है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें लगता है कि संविधान बनाने वाली समिति में या संविधान सभा में इनसे अधिक होशियार दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है और अगर इनकी बुद्धिमत्ता इतनी है तो हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करने। लेकिन अगर इनकी बुद्धिमत्ता संविधान सभा को ऐसा लगता था कि इनका उपयोग संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग समिति में होना चाहिए तो सभा ने जरूर इनका नाम समिति में दिया होता और अगर इनका नाम वहां नहीं है तो इसमें हमारा दोष नहीं है। और इसलिए जो भी संविधान सभा ने उचित समझा उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई और हमसे जितना बन पाया हमने योग्य कार्य करने का प्रयत्न किया है। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विचार हो सकते हैं, अगर उनके अपने विचार है तो मुझे इस पर कुछ कहना है। ऐसा उन्होंने पहले 2 आरोप जो उस सभा में लगे थे उनका खंडन किया और फिर अपने भाषण की शुरुआत की और उन्होंने फिर सबसे पहले सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर BN राव जो कि संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, इन्होंने जो ड्राफ्ट बनाया जिसके ऊपर हमने फिर आगे सब कुछ बिल्ड किया, सबसे प्रथम मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ, डॉक्टर BN राव। फिर उन्होंने कहा कि संविधान सभा में जब मैं आया था तो मेरे विचार में थी कि मेरे समाज, शेड्यूल्ड कास्ट, मेरे भाई बहन जो दलित समाज से आते हैं उनके अधिकारों का कैसे मैं प्रोटेक्शन करूंगा, यही मेरा कार्य होगा। इसी उद्देश्य से मैं सभा में आया हूं, ऐसे मेरे विचार थे। परंतु जब सभा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब मुझे चेयरमैन चुना तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि देयर वेयर मेन हु वेयर बेटर, हु वेयर मोर वाइजर देन मी, स्टिल दे हैव इलेक्टेड मी एज अ चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मैं, मेरे मित्र, उन्होंने नाम लिया श्री अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी, इनका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे जगह जगह पर मार्गदर्शन दिया और चेयरमैन भी इस संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी का बना है। साथ ही उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया पूरी संविधान सभा का कि आप सभी ने पूरा सहयोग दिया। आप सभी ने, जो अन्य देश थे जहां संविधान बना वहां संविधान सभाओं ने कोई एक भी अमेंडमेंट नहीं लाया और जैसा संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी ने दिया उसको स्वीकार किया। तो आपकी संविधान सभा वैसी ना होते हुए ये एकदम लाइव थी। 7,653 अमेंडमेंट्स आपने सजेस्ट किए जिसमें कि 2,473 अमेंडमेंट पर यहाँ चर्चा हुई और इसीलिए मैं इस लाइवली ऑर्गेनिक संविधान सभा का, इसके सभी सदस्यों का ऋणी रहूंगा कि जिन्होंने अपने इनपुट हमारे संविधान में दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो संविधान आज बनकर हमारे सामने आया है इसमें संविधान सभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कई बार जो विषय यहाँ रखे गए वो टेक्निकली उन विचारों को, क्योंकि वो विषय समाप्त हो गया था फिर किसी ने अमेंडमेंट सूचित किए तो टेक्निकली उनको स्वीकार करना संभव नहीं था। लेकिन आपने
अपने दृष्टिकोण से जो भी उचित विचार थे, जैसे जैसे भी संविधान सभा में आपको लगा कि संविधान को उन्नत करने के लिए आवश्यक हो, आपने हर विचार को यहाँ मंच दिया। इसलिए मैं इस सभा के अध्यक्ष का भी ऋणी रहूंगा। तो ऐसा सामान्यतः होता है, अंतिम भाषण में हम जिन जिन का योगदान है सभी का धन्यवाद करते हैं। तो संविधान सभा अध्यक्ष BN राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उनका स्टाफ, डॉक्टर मुखर्जी, जो आधी रात को भी इन्होंने अगर डिक्टेशन देना है तो रेडी रहते थे, उनका नाम लिया। उसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस पार्टी का नाम लिया कि कांग्रेस की वजह से ये संविधान सभा में इतने प्रबुद्ध लोग आ पाए, क्योंकि संविधान सभा में जो लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनकर आए थे अपने अपने प्रोविंस में, वो प्रतिनिधित्व थे ही, लेकिन समाज के सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए जो राजा राजकुमार हुआ करते थे उस समय के प्रिंसली स्टेट्स, उनके भी प्रतिनिधि थे। समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, इस प्रकार की योजना की गई थी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। और इसके बाद उन्होंने जो मजेदार बात कही कि मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो रिबेल स्वरूप थे, जो हर बात पर यहाँ पर अपने विचार खुले दिल से रखते थे। उन्होंने उनमें नाम लिया श्री कामत जी का, साधवा जी का, और नाम लिया उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के डॉक्टर PS देशमुख जी का, पंजाब राव देशमुख, और उन्होंने नाम लिया उसमें श्री कुंजरू जी का। और उन्होंने कहा कि इनके जो कमेंट्स थे मोस्टली आइडियोलॉजिकल थे। मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया बहुत बार, लेकिन इससे उनके कमेंट्स का महत्व भी कम नहीं होता है और ना ही संविधान का महत्व कम। उन्होंने अपने विचार रखे, उनके विचार से इस सभा को एक दिशा मिली, एक आचरण मिला। जितने योग्य थे, देश के लिए आवश्यक थे, उनके विचार स्वीकार किए गए। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस रिबेल्स ये संविधान सभा एक जागरूक सभा रही। ये यस मैन कमेटी नहीं थी। ये सभा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बात करने वालों की सभा थी। अगर रिजिड पार्टी लाइन के लोग यहाँ होते तो हर बात को यस कहते और आगे बढ़ लेते, लेकिन कांग्रेस के सभासद हो या और अन्य पक्ष के हो, सभी ने अपना योगदान इस सभा को लाइवली, जीवंत, ऑर्गेनिक बनाने में दिया। इसलिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ तक का भाषण उनका ये फॉर्मल भाषण। उन्होंने जो चिंता व्यक्त की देश के लिए, वो इसके आगे के भाषण। उन्होंने कहा कि दो विचार सामने आए। पहला जो विचार आया वो ये कि क्या सर जेफरसन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन should be a living document and nobody should claim that कि we have all the wisdom to decide the future of all the generations coming। यानी भविष्य में आने वाले सभी जनरेशंस की बुद्धिमत्ता मात्र हमें है और हम भविष्य निर्धारित कर कर जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अदरवाइज a nation will be a living nation decided by the dead men। तो क्या भारतीय संविधान इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है? यह विचार सामने आया। तो उन्होंने कहा कि सर जेफरसन के विचारों से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और भारतीय संविधान ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। हमने भारत में अमेंडमेंट की प्रक्रिया को स्थान दिया और भारत के संविधान को अगर आप सुधारना करना चाहे तो मात्र 2/3 मेजॉरिटी आपकी लोकसभा और राज्यसभा में होनी चाहिए। और अगर इतना भी आपके पास नहीं है तो आपके विचार को जन समर्थन है ऐसा मैं नहीं मानूंगा और फिर आपको सुधारना करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो अगर मात्र 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है तो भारतीय संविधान को आप अपने समय अनुरूप आने वाली जनरेशन अपने विचारों को इसमें रख सकेंगी और हम उनके बुद्धिमत्ता पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं चाहते। हम नहीं समझते कि मात्र हम ही लोग बुद्धिमान हैं और आने वाली जनरेशन को बुद्धिमत्ता नहीं रही। और इसलिए उन्होंने सबसे पहले खंडन किया रिजिडिटी,
दूसरा उन्होंने कहा कि और एक बात मैं इस सभा के सामने मेरे अंतिम भाषण में रखना चाहूंगा, वो ये कि भारत का संविधान सेंटर को इट इज मोर सेंट्रलाइज्ड और स्टेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू द म्युनिसिपैलिटीज, ऐसा कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि यह बात सरासर गलत है। क्यों गलत है? तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के जो अधिकार होते हैं वो केंद्र के कानून से बनी हुई अधिकार नहीं होते कि जब चाहे तब केंद्र सरकार कानून बदला दे और स्टेट के अधिकार समाप्त हो जाए। फेडरेशन में स्टेट के जो अधिकार होते हैं वह भी संविधान सम्मत, संविधान में दिए हुए होते, दोनों की बाउंड्रीज तय की हुई होती कि इन विषयों पर पूर्ण अधिकार केंद्र के होंगे, इन विषयों पर पूर्ण अधिकार राज्य के होंगे। और हमने हमारे संविधान में ये जो सीमाएं हैं वो पूर्ण रूप से व्यवस्थित रूप से लिखी है। और इसलिए ये कहना कि यह संविधान मोर टुवर्ड द सेंटर है और इसीलिए इट इज नॉट अ फेडरेशन या स्टेट का महत्व कम करता है, तो यह कहना गलत होगा। नो डाउट उन्होंने कहा कि रेसिड्यूअरी पावर, कौन से पावर सेंटर को देने हैं, इस बारे में हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं। संविधान सभा ने चाहा कि इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस में भारत एक होना चाहिए, एक जगह पर सभी शक्तियां केंद्रित होनी चाहिए, नहीं तो हम इमरजेंसी सिचुएशन का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेंटर को इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस में जरूर हमने ऊपर रखा है और ऐसा रखने में मुझे कोई गलत बात नहीं लगती, क्योंकि जब राष्ट्र के सामने इमरजेंसी सिचुएशंस आएंगी तब किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द रीजनल गवर्नमेंट एंड द जनरल गवर्नमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर इस प्रकार के प्रावधान रखे हैं। और यहाँ पर उन्होंने उस भी आरोप का खंडन किया कि मोर सेंट्रलाइज्ड और फेडरल स्ट्रक्चर को न मानने वाला ये संविधान है। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि संविधान में जब स्टेट के पावर से डिफाइन है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि इट इज इन एनी वे लेस फेडरल इन नेचर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर वैसे तो मेरा भाषण समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन मेरी कुछ शंकाएं हैं, चिंताएं हैं जो मैं इस सभा के सामने रखना चाहूंगा और उसके पश्चात मैं मेरा भाषण समाप्त करूंगा। और मुझे लगता है कि ये वाला हिस्सा इस भाषण का हम हर जगह पर चर्चा में लाते हैं। जब भी डॉक्टर बाबा साहब की बात होती है, जब भी संविधान की बात होती है, तो ये वाला हिस्सा जो है 25 नवंबर के उनके भाषण का ये ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी एंजाइटीज, अपनी चिंताएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस संविधान सभा और इस संविधान को स्वीकार करने के बाद मेरी दो चिंताएं हैं। पहली चिंता यह है कि भारत इसके पूर्व भी अपनी आजादी खो चुका है। इंडिया हैज लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस मोर देन वंस इन द पास्ट एंड दिस शुड नॉट हैपन अगेन। भारत की आजादी पहले भी कई बार भारत प्राप्त कर कर खो चुका है और आने वाले समय में ऐसा पुनः नहीं होना चाहिए। ये मेरी पहली चिंता। और उन्होंने फिर इसका जवाब देते हुए कहा कि भारत की आजादी इसके पूर्व क्यों भारत खो चुका है। तो उन्होंने कुछ नाम लिए कि बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, ये जब सिंध पर आता है तो यहाँ पर उसे जो सिंध के राजा थे, उसका जो मिलिट्री हेड था, कमांडर था, वो लड़ने से इनकार कर देता है बिकॉज ऑफ ट्रेचरी, बिकॉज ऑफ गद्दारी, बिकॉज ऑफ देश के प्रति हमारी भावनाओं की कमी और हमारी ग्रीड एंड ट्रेचरी, लालच और हमारे देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए उसमें जो कमी है, इसके वजह से हम हमारी आज़ादी खो देते। मोहम्मद बिन कासिम का उदाहरण उन्होंने दिया, मोहम्मद घौरी का उदाहरण दिया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया कि उनके ही मराठाओं ने जब हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए शिवाजी महाराज लड़ रहे थे तो कई मराठा सरदार मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, राजपूत मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे। अंत में उन्होंने कहा कि 1857 की लड़ाई में जब भारत पूरा देश एक हो गया था और अब ऐसा लग रहा था आजादी मिल जाएगी, तब भी भारत के कुछ राजाओं ने, उन्होंने नाम लिया सिख राजाओं का,
कि इन्होंने देश भावनाओं में अपना योगदान नहीं दिया और भारत अपनी आज़ादी नहीं पा सका या भारत आज़ादी खो दी। तो ऐसा पुनः नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतवासियों से मेरा एक आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा कि टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ देयर ब्लड दे शुड ट्राई टू डिफेंड द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री। हमारे खून के अंतिम बूंद तक हम भारत की आजादी को प्रोटेक्ट करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार का भारत के सभी लोगों से उन्होंने वचन लिया। ये उन्होंने अपनी एक पहली चिंता जानी। दूसरी चिंता थी उनकी कि विल डेमोक्रेसी सर्वाइव इन दिस कंट्री। क्या भारत जिसमें हमने एक एडल्ट फ्रेंचाइज, भारत के सभी लोग जो कि एक आयु सीमा के ऊपर के हैं, सभी लोग मिलकर अपनी सरकार चुनेंगे और देश आगे बढ़ेगा। क्या इस डेमोक्रेसी को भारत सस्टेन कर पाएगा? विल इंडिया रिमेन अ डेमोक्रेटिक स्टेट? वेदर डेमोक्रेसी विल सर्वाइव इन इंडिया? दिस इज माय अनदर एंजाइटी। और इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि हमने डेमोक्रेसी के पार्ट नहीं पढ़े या डेमोक्रेटिक सेटअप हमारे लिए अलग है। उन्होंने कहा कि जितने भी संघ हुआ करते थे, बुद्ध संघ, संघ रचना में पार्लियामेंट हुआ करती थी, वहीं रिजोल्यूशन हुआ करते थे, वोटिंग के भी तरीके थे, और जितने भी बुद्ध संघ ये चला करते थे सभी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ही तरीका अपनाया जाता था। और इसलिए भारत में डेमोक्रेसी कुछ नहीं है ऐसा मुझे नहीं लगता। और डेमोक्रेसी के पाठ हमने पहले भी पढ़े, लेकिन इसको इस देश में सफल होने में कुछ चिंताएं मुझे दिखती है। और जो उन्होंने चिंताएं व्यक्त की उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारत की एक अलग बात यह है कि हम व्यक्ति प्रेम में पड़ जाते हैं। संस्थाओं के प्रेम, देश प्रेम की बजाय व्यक्ति प्रेम में अंधे हो जाना, ये भारत की एक आदत बन चुकी। तो उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा भक्ति की परंपरा है, यानी हम किसी को सर पर बिठाते हैं तो उसको भगवान बना देते हैं। और ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहली चिंता उन्होंने जो व्यक्त की कि भारत में डेमोक्रेसी सर्वाइव होंगी या नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप व्यक्ति पुजारी ना बने। आप किसी व्यक्ति को, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए फिर जॉन स्टॉर्ट के वगैरह, कि जब आप किसी व्यक्ति को इतना महान मान लेते हैं कि उसके चरणों में अपनी लिबर्टी रख देते हैं, अपना स्वातंत्र भी आप उसके चरणों में रख देते हैं, तो फिर वहां डिक्टेटरशिप आने में देरी नहीं लगती। इसलिए कभी भी व्यक्ति पुजारी ना बने। कभी भी आप किसी भी व्यक्ति को इतना श्रेष्ठ ना बना दे कि वो भारत के संविधान से भी ऊपर हो जाए, भारत की संस्थाओं से भी ऊपर हो जाए। मुझे कहते हुए बहुत दुख होता है मित्रों कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में व्यक्ति प्रेम की परंपरा बहुत बड़ी। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को उठाकर देख लीजिए। अगर ये आम आदमी पार्टी है तो केजरीवाल जी सर्वे सर्वा इतने श्रेष्ठ है कि उनका शब्द अमृत तुल्य। आप कांग्रेस पार्टी को उठाकर देख लीजिए तो गांधी परिवार। आज आप भारतीय जनता पक्ष को देख लीजिए तो मोदी जी। ऐसा कौन सा पक्ष है, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जहां हमको व्यक्ति प्रेम दिखाई नहीं? व्यक्ति प्रेम सर्वोपरि। तो डेमोक्रेसी के लिए ये खतरा है। इसकी बेल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने उसी वक्त 25 नवंबर 1949 में बजा दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जागरूक होना चाहिए कि हमारा प्रेम राष्ट्र के प्रति हो, ना कि व्यक्तियों के प्रति। दूसरा उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज ये अपनी आइडियोलॉजिकल लेकर तो चलेंगी ही, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी लेकर चलते हुए अगर पॉलिटिकल पार्टीज राष्ट्र को भूल जाए तो ये देश एक नेशन नहीं बन पाएगा, और नेशन नहीं बन पाया तो फिर यहाँ डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी
जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नाम रखा गया तो इस बात की चर्चा हुई कि क्या अमेरिका एक नेशन है, तो वहां उसका विरोध हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा उसका नामकरण स्वीकार करना पड़ा। तो मुझे चिंता होती है कि भारत अगर ये एक नेशन नहीं बन पाया तो यहाँ डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए क्षेत्रीयवाद पर उन्होंने आघात किया। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने रीजन, अपने क्षेत्र को अपने देश से ऊपर ना रखे। हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य, ये हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार की भावना हम लोगों में जगाएंगे तभी इंडिया विल बिकम अ नेशन, और नेशन बनेगा तभी यहाँ डेमोक्रेसी सर्वाइव होगी। तो भक्ति यानी व्यक्ति पूजा। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टी शुड लीव द रीजनलिज्म। तीसरा, उन्होंने कहा कि ब्लडी मीन्स ऑफ रिवॉल्यूशन शुड बी नो मोर द मीन्स ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय द इलेक्टेड गवर्नमेंट। यानी सरकारों से काम करवा लेने की जो हमारी अभी तक की व्यवस्था हमने की आजादी के लिए, अब हमें उसे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, स्ट्राइक, हम जो बार बार हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं, सिविल ओबीडियंस डिसोबीडियंस कर देते हैं, अब हमें ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मार्गों को का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अब हम इन मार्गों का पालन करेंगे तो हम अपने ही सरकारों को कटघरे में खड़ा करेंगे। भारत का संविधान हमने बनाया हुआ संविधान, इसके पूर्व संवैधानिक मार्ग जो थे वो सारे फेल हो गए थे, इसलिए हमने ऐसे अन्य मार्गों का उपयोग करते हुए भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन इसके पश्चात अब इस प्रकार के मार्गों का, रिवॉल्यूशन का कोई भी स्थान भारत में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के मैं अपने विचार नहीं रख रहा हूं, मैं उस भाषण में उस दृष्टा के क्या विचार थे। देखिए, आज हमको लगता है कि हम अगर स्ट्राइक नहीं करेंगे, उपोषण नहीं करेंगे तो क्या रास्ते पे आंदोलन करेंगे क्या? ये सब हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये तब होता है जब आप अपने संविधान पे का विश्वास कम कर देते हैं, संवैधानिक मार्गों का विश्वास कम हो जाता है। आपकी कोई भी समस्या हो, अगर आप न्यायालय में जाते हैं, हमारी सभी समस्याओं का निराकरण हमने न्यायालय से होते हुए देखा है। और इसलिए डॉक्टर बाबा साहब जब कहते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस हो या कोई भी असंवैधानिक मार्ग हो, अब उसका उपयोग नहीं होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब आज भी उतने ही काला अनुरूप सही है। उनके इन विचारों को आज भी पूरी तरह से स्वीकृत करने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ और सिर्फ संविधान सम्मत मार्गों से ही अपनी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि ये डेमोक्रेसी हम जो स्वीकार कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये तो हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन वी शैल बी एंटरिंग इनटू द लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस ऑन 26 जनवरी 1950। यानी डेमोक्रेसी को लेकर उन्होंने जो 3 शंकाएं दी थी, पहला कहा था कि आपकी भक्ति, और दूसरा कहा पॉलिटिकल पार्टी, तीसरा कहा कि आपकी सिविल डिसोबीडियंस। उसके अलावा चौथी बात उन्होंने कही कि डेमोक्रेसी में हम जो डेमोक्रेसी आज स्वीकार कर रही है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, सिविल और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमको निर्माण करनी है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू होगा तो हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी लाइफ में जाएंगे। एक तरफ तो संविधान डेमोक्रेसी की बात करेगा, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की बात करेगा, लेकिन वन मैन वन वैल्यू हमको निर्माण करनी पड़ेगी। वोट की कीमत तो समान हो जाएंगी, लेकिन व्यक्तियों की कीमत समान होने के लिए हमें प्रयत्नरत रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमें अगर सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी इस देश में लानी है, तभी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सस्टेन करेंगे, अदरवाइज इट विल बी मेयर द कोट ऑफ पेंट। यानी आपको डेमोक्रेसी दिखेंगी लेकिन होंगी नहीं, और इसलिए सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी लाने के प्रयत्न हमने करने चाहिए।
और इसके लिए उन्होंने आघात किया कि हमारा जो समाज है वो कास्ट और क्रीड इससे विभाजित है। सबसे बड़ी समस्या हमारी कास्ट है और क्रीड है, यानी हम हमारा रंग भेद, हमारा समाज, हमारी जाति इसमें विभाजित है और इसलिए सामाजिक डेमोक्रेसी, आर्थिक डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है। उसको स्थापित करने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने होंगे, तभी जाकर हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी सरवाइव होंगी। ये उनके लास्ट के विचार, सबसे महत्वपूर्ण विचार। और ये कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को प्रयत्न करना होगा। हम कास्ट सिस्टम को कैसे तोड़ सकते हैं? कैसे कम से कम कास्ट का उपयोग किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य में हो, सामाजिक कार्य में हो, ये हमने देखना चाहिए। जब हम समाज से जाति और वर्ण इस भेद को दूर करेंगे, तभी हम देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सस्टेन कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। और इसके लिए पूरे समाज ने एक होकर एक निष्ठा से काम करने की आवश्यकता है। नहीं तो मुझे चिंता है कि भारत की डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएंगी या नहीं। इतना कहकर उन्होंने अपने भाषण को विराम दिया। और यही बातें मैं आज आपके सामने रखना चाहता था कि उनके विचारों में भारत की डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए सामाजिक डेमोक्रेसी आवश्यक है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ये देश को ऊपर रखे, अपने राज्यों को बाद में ऊपर रखे। प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र भावना होनी ही चाहिए। हम व्यक्ति पुजारी ना होकर हमारी संविधान निर्मित संस्थाओं के पुजारी हो। इस प्रकार के विचार डॉक्टर बाबा साहब के थे। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए जब हम संविधान को देखेंगे तो फिर हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, प्रोविजंस फॉर द इमरजेंसी, अमेंडमेंट, ये सारे प्रावधानों का अर्थ उचित ढंग से हम तभी लगा पाएंगे जब इन विचारों को हम ध्यान में रखेंगे। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। आज आपने हमें संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके आखिरी भाषण में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए उसका स्वरूप हमें पता पड़ा। इस भाषण की चर्चा मैंने सुनी थी। वस्तुतः जो उन्होंने कहा और जिस तरीके से आपने समझाया वो अतुलनीय है। हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने एक सही वक्ता को आज बुला करके उनसे मार्गदर्शन हासिल किया। धन्यवाद पुनः एक बार। अब मैं सवैतुल जी से विनंती